Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 31st of August. So let's start the day with the first important topic and that is chased payload. तो बेसिकली चंद्रयान 3 से रिलेटेड यह इसरो ने हाल ही में एक ग्राफ रिलीज करा है जो कि टेम्परेचर वेरिएशन को दिखा रहा है लूनर सरफेस में। जो लूनर सरफेस में टेम्परेचर वेरिएशन है उस चीज को ये प्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इंक्रीज इन डेप्थ को मेजर किया गया है बाय द चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। जो इंक्रीज हो रहा है डेप्थ का और जो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, ये जो वेरिएशन है दोनों का को रिलेशन उसको दिखाया गया ये चेस्ट पेलोड के द्वारा, जो कि चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर मॉड्यूल पे स्थित है। नाउ ये मेजर करता है टेम्परेचर प्रोफाइल जो टॉप सॉइल है लूनर का, वहां से साउथ पोल का रीजन का, कि उसको समझा जा सके कि क्या थर्मल बिहेवियर है मून के सरफेस पे। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो पेलोड है उसमें एक टेम्परेचर प्रोब मतलब इक्विप्ड ये है, सबसे अच्छी बात ये है, जो कि कंट्रोल करता है जो पेनिट्रेशन मैकेनिज्म है जो कैपेबल है सरफेस तक पहुंचने के लिए 10 सेंटीमीटर के उसके नीचे तक के। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे प्रज्ञान जो है वो कंफर्म किया है सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ मून, जो कि सर्च और फॉर हाइड्रोजन, यानी कि सल्फर जो है वो ऑलरेडी हमारा चंद्रयान 3 जो है ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो भारत जो है वो अपने आप में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम कर पाने में प्रथम कंट्री है जो लूनर साउथ पोल पे हम लैंड कर पाए हैं। तो इसी बीच आप देखेंगे इतिहास पे इतिहास हम वापस से बना रहे हैं। तो प्रज्ञान ने कंफर्म किया सल्फर साउथ पोल ऑफ मून पे और अब हाइड्रोजन की खोज पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। चंद्रयान 1 में आपने देखा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किया गया था नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली दैट इज लीबिया। तो ये लीबिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनको सैक करा गया फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा मीटिंग को लेकर के इजराइल के मैटर पे। ये लीबिया आप देख सकते हो, ये जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, इजिप्ट, ये अफ्रीकन नेशन है। ऊपर मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हैं इटली उसके ऊपर में, यानी कि कुल मिला करके ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो ये लीबिया वाला पार्ट है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं लीबिया जो है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसराइल को। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसराइल को आज भी एक फॉर्मली यूएन का मेंबर नहीं मानते, एक कंट्री का दर्जा वो नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लीबिया भी उनमें से एक है। वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट मिला है लिबियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को कि जो पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर के मतलब पैलेस्टाइन को एक वो समर्थन दे रहे हैं जिसकी वजह से वो इसराइल को नहीं मानते हैं, जैसा कि पाकिस्तान का भी सेम वही बात है। नेक्स्ट आप देखोगे लीबिया जो है वो ओवरऑल यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जोग्राफिकली आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे सहारा डेजर्ट आप देख सकते हो। अफ्रीका का नाइजर आप देख रहे हैं जो हालत वहाँ पे है, तो ये नाइजर कंट्री भी न्यूज़ में है। और इसी के साथ साथ में गल्फ ऑफ सिड्रा भी है, तो ये गल्फ ऑफ सिड्रा आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा है और ओवरऑल लिबियन डेजर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो किस प्रकार से सैंड सी वगैरह ये सारे आपको लोकेशंस जो हैं वो कभी भी आप मैप को जब देख रहे हैं तो आप उसको ध्यान से थोड़ा सा रिलेट करके चलने की कोशिश करिए। इजिप्ट यहाँ पे इस तरफ में, ताकि आपको आराम से चीजें जो हैं वो याद हो जाएं, और अल्जीरिया उसके वेस्ट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपको बड़े में दिख रहा होगा कि किस प्रकार से इजिप्ट है, सूडान है, चैड है, नाइजर है, जो इसको बॉर्डर शेयर करते हैं, अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया है। बेसिकली यहाँ पे जो अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन भी लाया गया था तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगेन इजराइल को अगर हम मैप में देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल बार बार पूछा ही जाता है, तो इजराइल आप देख सकते हो वेस्ट बैंक वगैरह है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गाजा स्ट्रिप वगैरह। गोलन हाइट्स यूपीएससी में सवाल भी पूछा गया था कि गोलन हाइट्स डिस्प्यूट, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये इजराइल और सीरिया बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा तो उनके बीच में है। और इजराइल जो है वो है बहुत छोटा सा कंट्री, लेकिन सबके साथ में डिस्प्यूट आप देखोगे। सिनाई पेनिनसुला वाला जो रीजन है वो इजिप्ट के साथ में इनका है, और ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लेबानन वगैरह के साथ में भी, यहाँ जॉर्डन भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, डेड सी जो लोकेटेड है। साथ साथ में जेरूसलम आपको देखने को मिल जाएगा। यूएस जो है वो इसको मानता है कि इसकी राजधानी जेरूसलम है, जबकि तेल अवीव जो है वो ऑफिशियल इसका कैपिटल, जो भारत खुद भी तेल अवीव को ही मानता है। हाइफा इसका एक प्रोमिनेंट सिटी है, वर्ल्ड वॉर 1 सोल्जर्स का कंट्रीब्यूशन के लिए इसको याद किया जाता है। और गाजा पट्टी आप देख सकते हो, गाजा स्ट्रिप, तो ये जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है, हमास और फतह ये दो वहाँ के रिबेल ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा इसको कंट्रोल करा जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। नेगेव करके एक डेजर्ट है इजराइल का। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इजराइल भी आपको क्लियर हो गया होगा और मैप भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रीडिंग फेलियर ऑफ एम्पेरर पेंगुइन्स। तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी जो कि 10,000 एम्पेरर जो पेंगुइन चिक्स हैं अक्रॉस 4 कॉलोनीज, कौन कौन से, अंटार्कटिका के, बेसिकली ये कहीं ना कहीं मतलब सी आइस के वजह से इनका माना जा रहा है कि ये उसके अंदर दब के रह गए और जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो कि इनका माना जाता रहा है, जो कि ब्रोक
हो गया है और 2022 से फिर वो अलग हो गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं एम्पेरर पेंगुइन्स। तो ये लार्जेस्ट पेंगुइन्स हैं अर्थ पे। डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि लार्जेस्ट पेंगुइन्स ऑन अर्थ, तो ये एम्पेरर पेंगुइन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे ये एंटार्क्टिका वाले रीजन में रहते हैं जो कि कोल्डेस्ट हैबिटेट है अर्थ पर। और एम्पेरर पेंगुइन जो बॉडी है वो थिक लेयर है ब्लबर का, जो कि इंसुलेटेड है एक थिक लेयर ऑफ डाउन कवर्ड बाय फेदर्स। और ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थिक लेयर इसीलिए क्योंकि उस कोल्ड टेम्परेचर को सर्वाइव करना, ये इसी वजह से थिक लेयर उसका है। IUCN स्टेटस में आप देखोगे तो ये नियर थ्रेटेंड है। IUCN का आप ध्यान रखिएगा कि ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कि रीजन इनका बताया जा रहा है, तो पहला तो अंटार्कटिक सी का जो आइस है वो डिक्लाइन कर रहा है, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि 15% से ज्यादा का जो सी आइस कवर है वो लॉस हुआ है। और इसका कारण आपको पता है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि ये स्पीशीज खतरे में आ रहे हैं। इसका इंपैक्ट आप देखोगे तो 90% जो है उससे ज्यादा जो पेंगुइन कॉलोनीज हैं वो खतरे में आ चुके हैं। और स्टेबल सी आइस जो है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट माना जाता है इनके लिए, जो कि फिलहाल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और सी आइस में भी ड्रॉप हुआ है, तो इसके वजह से अगेन आप देखोगे कि जो विंटर सीजन है सदर्न हेमिस्फीयर का, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आइस ग्रोथ जो है वो अब स्लो हो चुका है। पहले के कंपैरिजन में जो फास्ट तरीके से बनता था, तो इसका जो ग्रोथ है, आइस बनने का जो फॉर्मेशन है वो भी ये स्लो हो गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे सी सरफेस टेम्परेचर, तो ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है इसमें भी चेंजेस आया है, क्योंकि अब आइस शीट डिक्लाइन हो रहे हैं जस्ट बिकॉज की सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। अगेन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर मान लो अगर आपको 25 होता था तो वो 27-28 है। अब ये जो 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है, ये उन स्पीशीज के लिए तो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आप देखोगे कोरल्स भी जो है वो ब्लीच होने लग जाते हैं, कलर लूज करने लग जाते हैं। तो ये सारा आप देख सकते हो। और बाकी एंटार्क्टिक सी आइस का जो वेरिएबिलिटी है वो भी बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि मतलब उस चीज को वो बैलेंस कर सके। नेक्स्ट आप देखोगे अब अंटार्कटिका के आसपास के कौन कौन से सीज हैं ज्योग्राफिकली, उसको देख लेते हैं। तो पहला है वेडल सी, ये सिचुएटेड है सर्दर्न ओशन में, जो कि अटलांटिक ओशन के साउथ में है और अंटार्कटिक पेनिनसुला के ईस्ट में है। अटलांटिक के साउथ में, अंटार्कटिक पेनिनसुला के ईस्ट में है वेडल सी, ठीक है, ये सर्दर्न ओशन का पार्ट है। नेक्स्ट रॉस सी भी है, तो रॉस सी सर्दर्न एक्सटेंशन है सर्दर्न ओशन का, और ये ओवरऑल एक आइस शेल्फ से बना हुआ है। तो रॉस सी, वेडल सी, ये सारे अंटार्कटिका में सिचुएटेड हैं। डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो रॉस सी हो, वेडल सी हो, ये सारे के सारे अंटार्कटिका में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एग्री इकीगाई। तो नज इंस्टीट्यूट जो है वो बिल्ड कर रहा है एक फ्रेमवर्क एग्रीकल्चर के लिए भारत में, जो कि बेस्ड है इकीगाई। इकीगाई का मतलब है कि ये ऑफर करता है बेनिफिट्स सभी स्टेक होल्डर्स को, फिर चाहे वो फार्मर्स हो, कंज्यूमर्स हो या फिर खुद पर्यावरण हो। चलिए, एग्री इकीगाई एक रोड मैप है स्मॉल होल्डर फार्मर्स का, जो थ्राइव करते हैं इकोनॉमिकली, ताकि एक हेल्दियर प्लैनेट हम बना सके और कंज्यूमर के डिमांड्स को हम सेटिस्फाई कर सके। ये डिराइव करता है जापानीज कॉन्सेप्ट इकीगाई, जिसका मतलब होता है कि उन काम को करना जिससे आपको खुशी मिल सके, साथ साथ में कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन आप उस सेंस में दे सको। इसी के साथ साथ में आप देखोगे इकीगाई का नाम इस किताब पे पड़ा है, ये जापानीज सीक्रेट है टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। बहुत ही बेहतरीन किताब है, तो कभी आपको टाइम मिले तो आप बुक रीडिंग का अगर आपने हैबिट बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं बनाया है तो भी इस किताब के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो ये जो हैबिट्स और बाकी चीजें हैं इसके बारे में आपको ये काफी कुछ जानने को मिलेगा, और अपने लाइफ को किस तरीके से आपको लीड करना है, कहीं ना कहीं बुक रीडिंग जो है वो बहुत बेस्ट मानी जाती है। तो इसलिए आप इस बुक को जरूर स्टार्ट करिएगा, रेफर करिएगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे कई सारी बातें दी गई हैं कि किस तरीके से आप बेहतर हो सकते हो अपने पैशन को फॉलो करके, एक मिशन बना करके, और साथ साथ में अपने प्रोफेशन और उसके अलावा वोकेशन की, मतलब आप उस चीज में ट्रेनिंग और अपने चीजों को बेहतर बनाना, क्योंकि हमेशा से बाई बर्थ कोई बेस्ट नहीं होता है। आपको उस चीज पे लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना होगा, तो वो कहीं ना कहीं ये बुक आपको सिखाती है। नेक्स्ट एग्री इकीगाई जो है वो एक्नॉलेज करता है कि सोनली इससे फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। आप भारत में देखोगे तो दलवाई कमेटी बनाई गई थी, जो बताया था कि 2022 तक किसानों का जो आय है वो दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, और ये एसेंशियल है एनहांस करने के लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो ऑफर करता है कंज्यूमर्स को न्यूट्रिशियस, एथिकली सोर्स्ड और रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट्स। साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पे ओणम फेस्टिवल रिसेंटली बीता है, तो हाल ही में इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने एक्सटेंड किया है ग्रीटिंग्स। ये 10 दिन का जो ओणम डे फेस्टिवल है, जो कि कल से चालू हुआ है, आप देखोगे केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बेसिकली अगेन एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, जब प्लांटेशंस वगैरह किया जाता है उससे रिलेटेड है। तो ये केरल में है और इसको
अथम सेलिब्रेशंस के साथ इसको चालू किया जाता है अगस्त 20 से। और ये फेस्टिवल जो है वो ऑनर करता है रिटर्न ऑफ द बेनिवोलेंट असुरा किंग जो महाबली हैं, उनके रिटर्न को ये बताता है, ठीक है। और ओणम को ऑब्जर्व किया जाता है वमन जयंती ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी जब चला आता था तो उस समय इसको ऑब्जर्व किया जाता था एज वमन जयंती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तब से ये है, हिस्टोरिकली आप यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो। और साथ साथ में आप देखोगे ओणम को सेलिब्रेट किया जाता था इन द चिंगम मंथ, जो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द मलयालम कैलेंडर, और ये एक हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है। तो मलयालम कैलेंडर, ये टर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो चिंगम टाइप का, तो ये आपको ध्यान रखना है, मलयालम कैलेंडर का ये मंथ बिगिनिंग को दर्शाता है। और वल्लम कल्ली ये स्नेक बोट रेस है जो कि रिवर पैंपा पे होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वल्लम कल्ली क्या है, ये एक स्नेक बोट रेस है और कौन से रिवर पे होता है, तो रिवर पैंपा। इस तरीके से आप देखोगे वन लाइनर एग्जाम्स में कई बार सवाल आते हैं। तो आपका ये इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स था। आई होप आपको नया कुछ जानने को मिला होगा, और बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और ऐसे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।